हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए प्रवीण गोलछा, डायरेक्टर एंड फैकल्टी ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसने सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करके हमारा, अपने पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन किया। आज हम लोग के साथ में है साइना अग्रवाल, जिन्होंने सीए फाउंडेशन में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया था। ये जूनागढ़ उड़ीसा से हैं और इन्होंने जो क्लासेस है वो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर में आके ली थी। और कल का जो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया उसमें भी इन्होंने धमाका कर दिया और ऑल इंडिया 12th रैंक इन्होंने हासिल किया। तो साइना, हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो और मच। क्या होता है, जो रैंक एक बार नहीं 2 बार आकर आपने प्रूव कर दिया कि ये भगवान भरोसे रैंक नहीं होता, कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपने जो मेहनत की है, वो सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाकर आदमी एक बार नहीं 2 बार अपने आप को प्रूव करता है। तो हम लोग जो भी रैंक होल्डर्स होते हैं उनसे इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है ताकि जो नए सीए इंटरमीडिएट में जो बच्चे आने वाले हैं वो आपसे इंस्पायर्ड हो। आपकी जर्नी कैसे रही उसको जब आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो पहले भी बेनिफिट मिलता है, तो हम चाहते हैं कि आपकी जो भी जर्नी हुई है सीए इंटरमीडिएट रैंक को लेकर, तो वो हम सब चाहते हैं कि आप शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। हाँ जी, बीएल सर क्या बोलना चाह रहे हैं? और इस बार तो साइना का जो रिजल्ट रहा है ना, काफी बॉटलनेक्स रहे हैं। इनके पेरेंट्स को भी कोरोना हो गया था, इसको भी कोरोना हो गया था, काफी बार इसको प्रॉब्लम रही। उसके बाद भी इस बार की जो इसकी अचीवमेंट है साइना, वो रिमार्केबल अचीवमेंट है आपकी। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा। और अभी जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं, बोथ ग्रुप के काफी बच्चे हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप 1 के काफी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपनी पूरी स्ट्रेटेजी जो है ना, वो उन बच्चों को एक्सप्लेन कीजिए कि आपने किस तरीके से इतना वास्ट कोर्स 8 पेपर, तो आपने किस तरीके से प्रिपरेशन लीव के समय 3-4 महीने में पढ़ाई की। तो वो पूरा एक अपनी जर्नी आप थोड़ा बताइए हम लोग को। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, और क्योंकि ये सब आप ही लोग के वजह से हो पाया है। आपने, मेरे पेरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरे साथ। और जब मैं क्लासेस तो एक्सेल से ली थी, एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रायपुर, और मैंने फाउंडेशन की क्लासेस भी वहीं से ली, और फिर मैंने इंटर की क्लासेस की तैयारी शुरू कर दी। तो क्लासेस के दौरान मैं अपना हर क्लास मतलब रेगुलरली एकदम सिंसियरली कंप्लीट करती थी। जिस दिन का क्लास उसी दिन कंप्लीट करती थी, और एक टाइम टारगेट सेट कर देती थी कि मुझे 5 बजे से पहले या 4 बजे से पहले आज की सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर आधा 1 घंटे का ब्रेक लेके मैं अपना रिवीजन शुरू करती थी, जो भी क्लासेस में होमवर्क। एक बार बीच में आपको रोक रहा हूँ। आपने जो क्लासेस लिया बेटा, वो फेस टू फेस आपने लिया या आपने हमारे जो वर्चुअल क्लासेस है वो लिया? पहले मैं एक बार ये ऑडियंस को ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कोरोना काल में सब लोग वर्चुअल क्लासेस। आपकी कौन सी क्लास थी बताइए? शायद सर ऑनलाइन ही थी, वर्चुअल क्लासेस थी मेरी। सर वर्चुअल क्लास में रैंक लेके आना, वो भी 12th रैंक, कितनी बड़ी बात है, सोच के देखिए सर। फेस टू फेस में तो फिर भी क्या होता है, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी बनी रहती है। तो थोड़ा सा ना इसमें ये भी ऐड करना, क्योंकि वर्चुअल क्लास में क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं ना वो थोड़े से भटक जाते हैं अपने रास्ते से। उनके बगल में हमेशा मोबाइल रहता है ना बेटा, तो आपने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे बचाया, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। यस सर। सर ऑनलाइन क्लासेस जब हुए तो शुरू में तो थोड़ा ऐसा लगा कि शुरू से अपन बचपन से फेस टू फेस क्लासेस किए हैं, तो ऑनलाइन में पता नहीं कैसे मैनेज होगा। और फिर जब शुरू में तो आंख भी दर्द होती थी, कभी सर भी दर्द होता था, दिन भर स्क्रीन के सामने रहना। बट सर मैंने क्या किया कि इसके फायदे, मतलब इसका जो भी बेनिफिट है वर्चुअल क्लास का, वो अपने मन में बैठा ली। तो उससे क्या हुआ कि इसका जो भी जो भी थोड़ा नुकसान है, मुझे ऐसा लग रहा था कि डिसिप्लिन नहीं हो पा रहा है या कुछ, तो उसको वो ओवरकम कर पा रहे थे। जैसे कि सर मेन फायदा तो मुझे वर्चुअल क्लास से हुआ कि स्पीड बढ़ा के अपन क्लास देख सकते हैं। मतलब उससे सर मेरा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता था, क्योंकि कम अपन अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्पीड देख सकते हैं। और सर जैसे मतलब फेस टू फेस क्लासेस में क्या होता है, हर क्लास के बाद 15 मिनट का ब्रेक, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें नीड नहीं होती है वो ब्रेक की, बट फिर भी हम ब्रेक रहता है तो अपन सब चल जाते हैं एंजॉय करने। बट इसमें सर ऐसा नहीं था, अपन मतलब जितना हो सके हम आउटपुट निकाल पा रहे थे इसमें। और सर मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं जल्दी से जल्दी क्लास खत्म करूं ताकि मैं रिवीजन को ज्यादा टाइम दे पाऊँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही बहुत कुछ अपन कर सकते हैं। क्योंकि क्लास में अपन सुनते हैं तो हमें याद होता है, बट एक बार जब हम उसे रिवाइज करते हैं तो वो मतलब ज्यादा बेटर होता है हमारे लिए।
तो मेरा ये टारगेट रहता था कि जिस दिन का क्लास उस दिन कंप्लीट करूँ, उसको रिवाइज करूँ, और फिर जो वीकली टेस्ट होता है एक्सेल में, तो बस कोई वीकली टेस्ट के लिए मेरे को प्रिपेयर करना होता था। तो जैसे अभी वेडनेसडे को टेस्ट है, तो संडे मंडे ट्यूसडे एक एक घंटा निकाल के तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करती थी मैं। और फिर पीएल में, तो पीएल में मैंने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि मुझे बहुत हेल्प की। प्रैक्टिकल में मैंने क्या किया, जैसे पार्टनरशिप है, कंसोलिडेशन है, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये, तो उसका ना मैंने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट कॉपी बोल सकते हैं, वही बनाया था मैंने। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है और जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है हर क्वेश्चन में, वो क्या एडजस्टमेंट है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको मैंने समराइज कर लिया था। तो पार्टनरशिप जैसा वास्ट टॉपिक मेरा 5 पेज में समराइज हो गया था। तो ऐसा करके मैंने हर चैप्टर की समरी बना लिए थे। तो जैसे मेरा देखूं तो एडवांस अकाउंट का 50 to 60 पेज में मेरा एडवांस अकाउंट पूरा कंप्लीट तैयार था। वैसा ही एडवांस अकाउंट, एफएम, कॉस्ट अकाउंट्स मैंने सबका वो बनाया। तो सब जब एग्जाम टाइम में क्या हुआ, जब मैं शुरू करती थी तो पहले 5-6 पेज का समरी जब मैं कर लेती थी 5 से 10 मिनट लगता था। उसके बाद जब मैं जाती थी कि एक आध कुछ क्वेश्चंस करूँ, तो मेरे को लगते थे कि क्या करना है, तो सब आता है, मतलब उसमें सब कुछ रिकॉल हो जाते थे और उसमें तो कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता था। जब अपन समरी से कर ली तो मुझे सब एडजस्टमेंट, सब कॉन्सेप्ट सब रिकॉल हो गए। उसके बाद जब क्वेश्चन में एक आध कुछ सॉल्व करके देखती थी तो एक ही बार में सॉल्व हो जाता था। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो मुझे याद है। क्योंकि मेन क्या होता है, प्रेशर कब क्रिएट होता है, अब एग्जाम से एक दिन पहले हम कोई चैप्टर ओपन करेंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे और वो नहीं बना, तो हमें लगता है कि हमारा पहला पढ़ा हुआ हमें कुछ भी याद नहीं है और अब हम कल क्या करेंगे, तो उससे ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं अपन। तो मैंने सब प्रैक्टिकल्स के लिए तो समरी बना लिया था और एग्जाम से एक दिन पहले समरी करती थी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करती थी और सब चैप्टर को मैंने ए बी सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया था। तो एक कैटेगरी के चैप्टर्स की समरी करती थी, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करती थी, और बी कैटेगरी के चैप्टर और सी कैटेगरी में टाइम के बेसिस पे, टाइम है तो क्वेश्चंस करूंगी या तो बस समरी नोट्स पढ़ के जाऊंगी तो भी मैनेज हो जाएगा। वैसा मेरा स्ट्रेटेजी था और मैंने वैसा ही किया कि जो भी सी कैटेगरी में मेरे कुछ चैप्टर्स थे, सी कैटेगरी का ये मतलब नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ये मतलब है कि उसमें से क्वेश्चंस कभी कभी कम आते हैं, तो उसके मैंने बस कॉन्सेप्ट कॉपी से रिवाइज कर दिया था। तो मेरा पूरा तैयार हो गया था 1.5 दिन में। और थ्योरी का मैं ये बोलना चाहूंगी, मैंने रिविजन लेक्चर्स की मदद लिए थे बहुत, क्योंकि थ्योरी में अपन का क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बहुत एफर्ट्स लग रहा है, बट अपन जब एक बार सुन लेते हैं उसके बाद उसको करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो मैंने जब फर्स्ट रिवीजन किया तो मैंने क्या किया, हर चैप्टर्स की रिवीजन लेक्चर पहले देखती थी, उसके बाद उसको खुद से पढ़ती थी, और जो भी मुझे लगता था कि ये इंपॉर्टेंट है या बार बार इस पे एग्जाम पूछा जा रहा है तो उसको मैं लिख के प्रैक्टिस कर लेती थी एक बार, कि कहीं जैसे कुछ अपन जैसे लॉ हो गया, ईआईएस एसएम हो गया, उसमें अपन थोड़ा वर्डिंग्स पे फोकस किया जाता है, तो उसमें सब क्वेश्चन लिख पाना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो जो भी रिपीटेडली आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में उसको मैं लिख के प्रैक्टिस कर लेती थी ताकि उसमें एटलीस्ट प्रॉब्लम ना जाए। और थ्योरी में तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिख के कर लेती थी, और जो मेरे को लगता था आ भी सकता है नहीं भी, तो उसको एक बार पढ़ती थी और एक बार बिना देखे हिंदी में खुद को समझाती थी, मैं खुद को एक्सप्लेन करती थी। क्योंकि हम ऐसा मतलब सब मानते हैं कि जब हम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से याद होता है, तो मैं किसी और को नहीं, मैं खुद को एक्सप्लेन करती थी, ऐसा होता है उसके बाद ऐसा होता है। और जो मुझे लगता था कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी उसको मैं छोड़ती नहीं थी, उसको मैंने बस एक बार रीड आउट करके छोड़ दिया था। बेटा ये बताइए कि आप जैसे बच्चों को जो बोध ग्रुप देते हैं ना, उनको यस सर। ग्रुप टू में एसए में प्रॉब्लम होती है, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में, ईआईएस में होती है, इन दोनों में काफी प्रॉब्लम होती है, तो इन दोनों को किस तरीके से आप तैयार करते थे? सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में तो मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम गया था, मैंने एग्जाम के दौरान प्रवीण सर को कॉल भी किया था कि सर मेरा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। और बट सर जब ऐसा हुआ कि जब मैं एग्जाम से आई तो मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा फील हुआ कि आठों पेपर में सबसे अच्छा गया मेरा ऑडिट। वाह। बट मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए, बट मेरा उस टाइम पे मतलब मैं अपने पेपर से सेटिस्फाइड थी कि मैंने जितना मेहनत किया है वो मैं लिख के आता हूँ। सर उसमें मैं बताऊंगी ऑडिट में, मैंने पहले ऑडिट को जब शुरू की मैं, तो मैं ऐसा सोची थी जब फर्स्ट रिवीजन में 6 से 7 दिन में ऑडिट कंप्लीट कर दूंगी, ऐसा मेरा टारगेट था। बट ऑडिट जब मैं धीरे धीरे पढ़ते गई तो मुझे बहुत बोर लगने लगा, मतलब ऐसा था कि मेरा जब दिन का आउटपुट है वो 6 से 7 घंटे में आ गया था, और वो जो मैं पढ़ रही थी उसका भी मेरे को आउटपुट नहीं मिल रहा था। फिर मैंने उसको एफएम के साथ मिक्स किया कि थोड़ी देर एफएम फिर ऑडिट करूंगी, मतलब मैंने बाकी जो थ्योरी है उसको तो मैं कॉन्स्टेंटली पढ़ पाई, बट ऑडिट में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हुआ ऐसे में कि मैं कंटिन्यूअसली बस थ्योरी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसको क्या तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी के बच्चों को, ऐसे को कैसे डील करना कोई चाहिए? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ तुम उसको मैनेज करो, मतलब
अपन 2-3 घंटे ऑडिट किए, उसके बाद बीच में 1 घंटा या आधा घंटा कोई भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो तुम्हारा माइंड वापस से रिफ्रेश हो जाएगा। फिर ऑडिट को वापस से उठाओ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को। और उसका भी ऐसा था, मैंने ऑडिट में ऐसे क्या था एसेज में, कि एक बार जब मैं खुद पढ़ ली, जब समझ गई, तो मैंने ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड कर लिए थे उसका जो भी है। तो 4 से 5 मिनट रहता था मेरे, एक ऐसे खत्म हो जाता था 4 से 5 मिनट के ऑडियो में। तो हाँ, तो साइना की मेरे को 3-4 बातें बहुत अपील कर रही है सर। एक तो इसने बोला जो कॉन्सेप्ट कॉपी, मतलब हम लोग एक्सेल में ये समझाते हैं बच्चों को कि प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट उन सब की कॉन्सेप्ट कॉपी बनाई है, क्योंकि एग्जाम के टाइम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो होते बड़े वास्ट है, लेकिन उसको कंपाइल करना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसको याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने जो कॉन्सेप्ट कॉपी, हम लोग बताते भी कि क्या क्या कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखना है, तो उससे बड़ा फायदा मिला ऐसा लग रहा है आपको। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसमें आपने लिख लिख के जो प्रैक्टिस किया, और एक जो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आपने खुद के जब रिवीजन करते थे तो अपने ऑडियो नोट्स रिकॉर्ड करते गए और उसी से आप रिवाइज करते गए। तो ये एक बड़ी यूनिक टिप है। कहीं ना कहीं ऑल इंडिया रैंक आते हैं तो कुछ ना कुछ उनके स्पेशल ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो लेकर आते हैं। और थोड़ा सा मैं एक बार इनके मार्क्स शेयर करना चाहता हूं सर, जो इन्होंने स्कोर किए हैं। अपन बताना ही भूल गए इनके मार्क्स क्या क्या है। देखिए, अकाउंट्स में इन्होंने स्कोर किए 85 मार्क्स, लॉ सब्जेक्ट में स्कोर किया 75, इसके बाद कॉस्ट में 74 और टैक्सेशन में 71। ग्रुप 1 में है 305 और ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंट में 74, ऑडिट एश्योरेंस में 60 मार्क्स और ईआईएस में 73 और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ईएफएफ में 72 मार्क्स, टोटल 584 मार्क्स। जबरदस्त। साइना एक बात बताइए, अभी जो सीए इंटरमीडिएट में आ रहे हैं तो वो फाउंडेशन से इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो रहे हैं अभी, है ना? तो चाहेंगे क्या उनको किन बात को ध्यान रखना है, जो नए स्टूडेंट्स है उनको किन बातों को ध्यान रखना है? मैं तो पहले ये बोलूंगी, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एकदम ही अलग है। मतलब अगर किसी का फाउंडेशन में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि उनका इंटर में वो अच्छा नहीं कर सकते या रैंक नहीं आएगा, या फिर किसी का फाउंडेशन में रैंक आ गया है इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इंटर में इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये दोनों पूरे सेपरेट हैं। तो फाउंडेशन जैसा भी गया, हमें इंटर में वापस से उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, उतना तो नहीं, उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि फाउंडेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं अकाउंट्स में और बीसीके हुआ, इंग्लिश हुआ, वो अपन पहले कहीं पढ़े हुए होते हैं, और मैथ्स भी है, मैथ्स भी, तो उसमें आपको इतना एफर्ट्स लगता नहीं है। लेकिन इंटर में सारे सब्जेक्ट हमारे लिए नए होते हैं। एक अकाउंट्स, वो भी बस नाम सुना सुना है, बट टॉपिक उसमें भी सारे नए हैं, तो उसमें सारे टॉपिक्स नए हैं। तो उसमें हमारे शुरू से हमारा मेंटेलिटी ऐसा होना चाहिए कि मेरे को सिंसियरली सब क्लासेस करने हैं, सब मेरे को अपना रिवाइज करना है। सर ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि रैंक लाना, ऐसा कुछ मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मैंने नॉर्मली ही प्रिपेयर किया था। और सर सबसे एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगी, मैं दिन में 9 घंटा ही पढ़ पाती थी। मतलब जैसा मैं जितने भी सर मैंने सुना है कि इंटर में तो कोई बोलता है 12 घंटा 13 घंटा, तो सर मैं देखती थी कि जो मेरे पहले जो इंटरव्यू है जो भी कर चुके हैं कि उन्होंने क्या किया था, तो 12-13 घंटा सुन के सर मैं डिमोटिवेट हो जाती थी कि मैं तो इतना बैठ ही नहीं पाती हूँ, मेरे से होगा कैसे। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसा सोची कि मैं 9 घंटा में इतना कंसेंट्रेशन से बैठूंगी कि उसका आउटपुट मेरे को 11-12 घंटे के बराबर मिले, क्योंकि उससे ज्यादा मेरा हो नहीं पा रहा है। तो उससे मैं पहले तो एक बार डिमोटिवेट हुई कि मैं ऐसा करूंगी कैसे। फिर मैंने सोचा टाइम मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है। तो मैं 9 घंटे में इस कंसेंट्रेशन के साथ बैठी कि मेरे को 12 घंटे का आउटपुट निकल आए उसमें। मैं ये बोलना चाहूंगी कि अपन को कभी भी टाइम को टारगेट नहीं करना चाहिए कि मुझे 12 घंटा पढ़ना है, मुझे 17, क्योंकि मैं भी जानती हूँ मेरे कई सारे दोस्त हैं जो 15-15, 16-16 घंटा पढ़ते थे। बट मैंने हमेशा टॉपिक्स को टारगेट किया कि मेरे को आज ये टॉपिक कंप्लीट करनी है। तो टाइम को बिल्कुल मैटर मत करना, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बट अपन को टॉपिक को टारगेट करना है। और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि जो भी डाउट्स है उसको तुरंत क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि अपन सब डाउट को इकट्ठा करके रख लिया और बाद में क्लियर करेंगे तो फिर वो छूट जाता है। ये बात साइना आपने बहुत अच्छी बोली है। मतलब ये एक नई लाइन दे सकती है बच्चों को। जो आपने ये बोला ना, बहुत अपीलिंग बात है ये, कि टाइम को टारगेट करने की जगह टॉपिक्स को टारगेट करना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा अपीलिंग चीज है। मतलब नहीं तो क्या होता है कि अपने को ये लगता है कि अपन सुबह 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक 12 घंटे पढ़ रहे हैं या 13 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें आपका आउटकम क्या निकल रहा है वो मैटर करता है ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। आपको टॉपिक्स को टारगेट करना चाहिए कि भैया मेरे को आज ये 4 सब्जेक्ट के इन 4 टॉपिक को मेरे को इतना इतना खत्म करना है, फॉर एग्जाम्पल। तो वो अगर खत्म हो गया तो ठीक है, अदरवाइज तो बिल्कुल सही। बहुत बहुत बढ़िया ये आपने गाइडलाइन दी है बच्चों को।
जी और कंटिन्यू। साइना, मैंने सुना है एक चीज कि आपका थोड़ा सा कुछ हेल्थ इशू भी हुआ था उस दौरान, तो आपने देखिए हाँ यस अगर सर। केवल पढ़ते पढ़ते भी आदमी इतना स्ट्रेस में आ जाता है बोध रूप में, क्योंकि लगातार पढ़े जा रहा है, एग्जाम का अभी भी टाइम है, और कहीं कहीं ऐसे ही डिप्रेस फील करता है कि ये टारगेट नहीं हुआ, तो हेल्थ इशू के साथ आपने मतलब कैसे संभाला अपने आप को, ये प्लीज बताइएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ यस सर। सर मैं तो पहले, हाँ वही टाइम टॉपिक हुआ, अब मैं सर बताना चाहूंगी। हाँ ये सर, मेरा कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो उस समय में जब मेरा शुरू शुरू में जब थोड़ा बहुत ही था, तो मैंने क्या किया, 2 दिन का क्लासेस को मैंने 1 दिन में कंप्लीट किया। मतलब तब मैं उस टाइम मैं रिवीजन पे तो फोकस नहीं की, मतलब फोकस करती थी, बस मेरा ऐसा था कि और अटेंशन बढ़ाना है कि मेरे को रिवीजन की नीड ही ना हो, मैं क्लास में सब कुछ हो जाए मेरा। तो तब मैं क्या की, एक बार क्लास खत्म की, उसी के बाद 5 मिनट उसको रिवाइज कर ली क्या है, वैसा करके 2-2 दिन के क्लास को भी मैं पेंडिंग वालों को 1 दिन में, क्योंकि मैं बैकलॉग नहीं रखती थी कभी भी, मतलब मेरा कोशिश हमेशा यही रहता था कि बैकलॉग्स ना रहे। तो मैं उसको ऐसा करती थी कि 1 दिन का हो चाहे 2 दिन का हो, और कभी भी जो मेरा हेल्थ इश्यू है उसको मैंने अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया। मेरा ऐसा था कि हाँ ठीक है ये है तो उसको मैं मैनेज कर लूंगी। और तब मैं एक बार सोची थी कि नहीं होगा तो मैं सिंगल ग्रुप दूंगी, लेकिन एग्जाम जरूर दूंगी। बट मेरा कुछ हेल्थ इशू के कारण मुझे नवंबर अटेम्प्ट स्किप करना पड़ा, और तब मैं सब थोड़ा सैड हुई कि मतलब अटेम्प्ट स्किप करना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो मेरे को एक बार लगा। तो बट तब मैंने बहुत मेरे को अपने एनवायरमेंट से जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती रही। मैं हमेशा सब चीज को पॉजिटिवली देखती थी। जब मेरा तबीयत खराब था तब भी मैं मतलब लेटे लेटे या सोए सोए कोई रिविजन लेक्चर्स देखती थी। और कभी दिन में बिल्कुल नहीं हो पाता था तो कभी 1 क्लास, कभी 2 क्लास, कभी नहीं की, मतलब जितना हो पाता था मैं अपना करती थी, ताकि एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड रहूं कि मैंने अपना 100% दिया है, मेरे से जितना बन पाया मैंने किया है। हाँ, तो बस वही चलता रहा। और उसके बाद जब फिर मेरी रिकवरी हो गई, उसके बाद फिर मैंने डबल मेहनत करना शुरू कर दिया कि जो मिस हो चुका है अब मुझे उसको रिकवर करना है। और मैं एक बात बताना चाहूंगी, मैं जब मई में एग्जाम था तो मैं प्रिपेयर कर रही थी, तब सोची थी कि सिंगल ग्रुप दूंगी, क्योंकि मेरे को लगा नहीं था कि मेरे से बोथ ग्रुप हो पाएगा। और उसके बाद जब जुलाई में जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ तब मैंने डिसाइड किया कि मैं बोथ ग्रुप दूं। और तब भी सर मैं कंफ्यूज थी कि क्या मैं बोथ ग्रुप मैनेज कर पाऊंगी, क्योंकि बीच में मेरा थोड़ा ब्रेक हो गया था पढ़ाई। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं जो पढ़ी हूँ सब भूल चुकी हूँ, उसको रिकॉल करने में बहुत टाइम लगेगा। तो सर तब भी मैंने सबसे बात किया, मतलब सर मैंने प्रवीण सर से भी बात किया था, पेरेंट्स से भी बात किया था। तो मैं बोथ ग्रुप जब सोची कि हाँ ठीक है बोथ ग्रुप दूंगी, फिर मेरा टारगेट था कि क्लियर हो जाए, रैंक नहीं आते तो अपन फाइनल्स में ट्राई करेंगे, इस बार बस बोथ ग्रुप देके क्लियर कर लेती हूँ। और सर जब रिजल्ट आ रहे थे सर तब भी मैं मतलब बहुत डरी हुई थी कि क्या होने वाला, क्योंकि मेरे को मेरे कॉस्ट के पेपर में थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। तो मैं कॉस्ट का बोलना कॉस्ट में तो आपने बड़े एक्सेप्शनल मार्क्स लाए हैं, जबकि इस बार का पेपर सर टफ पेपर आया था। इस बार का सर जो मैं पेपर कॉस्ट के बारे में, हाँ यस सर। सर कॉस्ट में ऐसा था कि मैं एग्जाम दे के आने के बाद मैं सोची कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है, मैं ऑप्ट आउट कर लेती हूँ। मतलब मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे कॉस्ट के पेपर में। मैंने उस टाइम संजय सर से बात किया कि सर मेरा पेपर बिगड़ गया है और मेरे टेक्स्ट पेपर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूं, मेरा ध्यान कॉस्ट से हट ही नहीं रहा है। तो सर ने कहा ठीक है जो भी है रहने दो, तुम बाकी पेपर में फोकस करो, उसको बिल्कुल भूल जाओ। तो फिर सर मैं आपको बताऊंगी, कॉस्ट के एग्जाम से लेके रिजल्ट तक ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मैंने कॉस्ट के लिए प्रे ना किया हो। मुझे इतना डर लगता था कॉस्ट के लिए कि मेरा पेपर बिगड़ गया, मतलब सर एक्चुअली मैंने लिखा सही था बट मैं कॉन्फिडेंस नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं हर दिन और हर दिन मैं मार्क इवेलुएट, मतलब सब बोलते हैं मार्क इवेलुएट नहीं करना चाहिए, बट मैंने कोई सब्जेक्ट का नहीं किया, कॉस्ट का किया। कॉस्ट का मैं एग्जाम देख के आई, मैं सोची देखती हूँ 40 नंबर बन रहे हैं या नहीं। उसके बाद फिर यू हैव गॉट हर 74 यस सर 75 मार्क्स। एक अच्छा। चीज सर मेरे को बहुत प्यारी जो लगी ना साइना की, ये होता है सर बोध रूप करते करते कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस आता है, ऐसा लगता है गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन साइना ने क्या बोला, मैं गिव अप के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि जितना मैं कर सकती हूँ, हो सकता है मैं दोनों ग्रुप नहीं दे पाऊं तो मैं एक ग्रुप दूंगी। और लेकिन मैं अपनी तरफ से एफर्ट करते रही तो कहीं ना कहीं जब हेल्थ इंप्रूवमेंट हुई तो वापस ही बिगड़ गई। और देखो होता है ना सर, जो मतलब जो मेहनत करता है तो किस्मत भी उसकी साथ देती है, और मे हाँ का एग्जाम हाँ जुलाई में यस हुआ सर और आज ऑल इंडिया रैंक आ गया। मतलब गिव अप कभी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा लेसन आपने सबको दिया है। अच्छा। यस सर। अच्छा साइना ये बताइए कि वीकली टेस्ट जो एक्सेल में होते हैं हाँ उसके यस बारे में सर। आप बच्चों को किस तरीके से क्या मैसेज देना चाहती हैं वीकली टेस्ट वगैरह के सर बारे में? मैं वीकली टेस्ट तो बोलूंगी अपन अटेंड करना चाहिए, क्योंकि मेरा कितना बार रिवीजन हुआ मैं ऐसा प्रॉपर देखूं तो पीएल में मैंने
2 बार भी पूरा प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाई थी टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि मैं सिंगल ग्रुप से बोथ ग्रुप में शिफ्ट हुई थी। बट मैंने इतना कर पाया क्योंकि मैं क्लास में सिंसियर थी। तब मैंने क्लास प्रॉपरली सुना था, क्लास के बाद मेरा रिवीजन होता था, उसके बाद वीकली टेस्ट में। तो मेरा क्या हुआ, जब मेरा क्लासेस कंप्लीट हुई तभी मेरा 2 बार रिवीजन तो ऑलरेडी हो चुका था हर सब्जेक्ट का, 1 बार क्लास और 2 बार रिवीजन। उसके बाद फिर मैं 1 बार रिवीजन की, मतलब पीएल में। तो मैं तो ये बोलूंगी वीकली टेस्ट जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपन को जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है हाँ हमको सब याद आ गया है, बट जब हम लिखते हैं टेस्ट में अपियर करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो नहीं बन रहा है या कुछ भी। सर मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरा एक कॉस्ट के पेपर में हुआ था, वो भी वीकली टेस्ट में। मेरा पूरा आंसर सही बना था, बट बैलेंस शीट में मैंने 0 डालना भूल गया था, 1 0। और जब मैं देखी, मैं मार्क्स कट गए, तो मैं पापा को बोली कि पापा मेरे 1 0 की वजह से एकदम 3-4 मार्क्स कट गए कि मैंने 1 0 डालना भूल गया। मतलब मैं पूरा प्रॉपर सब सही बनाई थी, बट बैलेंस शीट टोटल में 1 0 लिखना मैं भूल गई थी उसमें। तो पापा बोलते हैं तो सीए है और 0 की गलती करेगी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं जब भी पेपर देती थी, लिखने के बाद 0 दोबारा काउंट करती थी कि मैंने सही लिखा या नहीं। तो अपन जब मैं टेस्ट दी तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। कि जैसे मतलब कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, बस लिखने में नेग्लिजेंसी। कभी क्या होता है, कैलकुलेटर अपने होते हुए भी अपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं। तो वो सब हमारा क्या हो रहा है वो अपन को टेस्ट देंगे तभी पता चलेगा। और मैंने वीकली टेस्ट भी दिया था, मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था कि एक बार। और मैं मॉक टेस्ट के बारे में एक बात बताना चाहूंगी, मैं मॉक टेस्ट जब भी था तो मैंने खुद से मतलब तय किया था कि मैं 2 दिन के बाद ये मॉक टेस्ट दूंगी। बट जब क्या होता है कि हम खुद से तय करते हैं, प्रिपेयर नहीं होता है, तो हाँ ठीक है आज नहीं हुआ कल दे दूंगी, कल नहीं हुआ ठीक है एक और दिन पढ़ ली, तू परसों दे दूंगी। ऐसा ऐसा मेरे साथ भी हो रहा था कि मतलब जब मैंने टारगेट रखा था कि मेरे को 3rd को मॉक टेस्ट देना है, बट प्रिपेयर नहीं हो पाता था, तो मैं उसको 4th में 5th में शिफ्ट करती गई। बट फिर ऐसा मैंने 2 ही पेपर में किया। उसके बाद मेरा ऐसा था कि 70% होगा तो मैं 70% दे के भी मॉक टेस्ट अपियर कर दूंगी उसमें। तो उसके बाद क्या होगा, 70% में सोची माइंड में कि 70 होगा तो 70% में ही पेपर दूंगी, बट तब मेरा 100% हो जाता था वही टाइम पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो भी मैं हमारी एक मेंटेलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज ही ये बात बच्चों को समझा रहा था कि मॉक टेस्ट अगर आपका 70% भी होता है ना तो भी आपको देना चाहिए। और वही बात पे आपने अपनी स्टैंप लगा दी कि 70% सोचोगे तो 100% हो जाता है। हाँ लेकिन सर, जब अपने फ्लेक्सिबिलिटी रहता है तो नहीं कंप्लीट हो पाता है बिल्कुल बिल्कुल, कि बहुत बढ़िया। अपन पोस्टपोन करते गए तो नहीं हो पाता है। हाँ, तो एक मैंने तब भी इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन से अपने आप को टाई अप करके रखना चाहिए कुल मिला के, है ना। हाँ हाँ, यस सर। सर फिर एक मैंने मॉक फेथ टेस्ट। रखना चाहिए इंस्टीट्यूट पे कि भाई ये मॉक टेस्ट दे रहे हैं मतलब अपनी पूरी ताकत से दे दो। हाँ अच्छा साइना, यस एक बात सर। बताओ, कहीं ना कहीं होता है ना घर में अपन बैठ के पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी फेस टू फेस क्लासेस फुल फ्लो में तो हाँ स्टार्ट नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मेरे को जो फील होता है ना, बच्चों से जो फीडबैक आता है वो आता है, सर सोशल मीडिया से हम लोग थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो सोशल मीडिया से कैसे आपने बैलेंस किया, क्योंकि हम लोग तो समझाते हैं पर आप भी तो स्टूडेंट है, आपने इंटर में हाँ आपके साथ भी वो सेम प्रॉब्लम आई होगी, तो कैसे मैनेज किया, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको जरूर बताना। सर, सोशल मीडिया में ऐसा था कि मैं ज्यादा एडिक्टेड थी इंस्टाग्राम में रील्स से। मतलब जब मैं पढ़ाई करती थी और मेरे को जब ब्रेक लेना होता था तो मैं सोचती थी 2-4 रील्स देख लेती हूँ। बट मेरा 5 मिनट का ब्रेक टारगेट रहता था, वो आधा घंटे में शिफ्ट हो जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था टाइम के बारे में। तो मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम में टाइमर सेट कर दिया। जैसे ही 5 मिनट होगा मेरे को अलार्म बज जाता था कि तुम्हारा आज का टारगेट हो चुका है। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम को खोल के नहीं दिखती थी। मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा फोन से एडिक्टेड होते हैं, हम किसी ना किसी चीज से एडिक्टेड होते हैं, कोई व्हाट्सएप कोई इंस्टाग्राम। तो मैंने उसमें टाइमर सेट कर दिया कि मेरे को दिन में 5 मिनट देना है इंस्टाग्राम पे। और फिर जैसे अलार्म आता था उसके बाद मैं सिंसियर थी, मैं दोबारा खोल के नहीं देखती थी उसको कि मेरा क्या बात है, आज का मतलब लिमिट हो उतनी चुका है। ऑनेस्टी भी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, हाँ टाइमर यस सेट करते सर। हैं, स्नूज कर लेते हैं उसको, है ना, या चलो यस ठीक है सर। बजने दो उसको। और मैं तो ये बोलूंगी, और अगर कोई चीज तुम्हें ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम अपने आप को उससे दूर नहीं रख पा रहे तो उसको अनइंस्टॉल कर दो अनइंस्टॉल अपने कर दो। फोन। हाँ अपने फोन में, मतलब कुछ नहीं, अपन को ना बस 5-6 महीने की बात है। शुरू में तो इतना कुछ होता नहीं है, मेन अपने पीएल में ही अपन को ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो अभी जब एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद रिजल्ट तक अपने जितने भी शौक है सब पूरे कर लो, एकदम फ्री रहते हैं अपन। बस उस कुछ दिन की बात है। और एक बात ये कि अगर हम तब डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो एग्जाम से रिजल्ट तक हमको सब याद आएगा कि हम थोड़ा मेहनत कर लेते तो शायद और अच्छा हो जाता। बट ये था कि एग्जाम देने के बाद तुम सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हाँ मैंने जितना कर सकती थी मैंने किया है, अब जो होगा भगवान को, बहुत मतलब बढ़िया, भगवान के ऊपर है। बहुत बढ़िया बात उसके बोली बाद आप। रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप? कहाँ से आर्टिकलशिप करने का प्लान कर रहे हैं? सर मैं बिग फोर में अप्लाई कर रही हूँ। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और साना, अब ना एक बात बताओ कि ये पूरी जर्नी में, चाहे सीए फाउंडेशन ऑलरेडी या फर्स्ट रैंक की बात हो या सीए इंटर 12th रैंक की बात हो, 2 या 3 बातें जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में इस ऑल इंडिया रैंक को सिक्योर करने में जो आपको सबसे ज्यादा जिसने हेल्प किया, हेल्पफुल रही, कोई टिप्स कि बच्चों, स्टूडेंट्स को ये 2 से 3 चीजें प्रायोरिटी बेसिस पे करनी ही चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए बात करूं जो कहीं ना कहीं एआई का सपना देख रहे हैं, तो क्या लगता है, बताइए। सर मैं बताऊंगी सबसे जरूरी चीज होता है मोटिवेशन। और अपन के हम मोटिवेशन दूसरे में ढूंढते हैं कि कोई दूसरा आके हमको मोटिवेट करे, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। हमें खुद से मोटिवेट होना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा कि तुम्हें बोले कि पढ़ पढ़ ऐसा। तो मैंने कुछ 1-2 लाइन्स है जो मैंने लिख के अपने पास रखा था, और मैं हर दिन उसको देखती थी, तो मेरे को लगता था कि वो मुझे बहुत हेल्प की, मैं वो बताना चाहूंगी। पहला तो ये था, चूज बिटवीन द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। तो ये एक मैं कहीं तो देखी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसे मैंने लिख के रखा था, या तो पेन ऑफ डिसिप्लिन या तो पेन ऑफ रिग्रेट। तो उसमें मैं काफी डिसिप्लिन रहने में मेरे को काफी हेल्प मिला कि मेरे को रिग्रेट नहीं चाहिए। और दूसरा ये कि द ओनली प्रॉब्लम इन योर लाइफ इज दैट यू थिंक यू हैव टाइम। अपन का क्या होता है, हम सोचते हैं हाँ बहुत टाइम है, 4 महीने अपन कर लेंगे। तो ये भी एक था कि द ओनली प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक यू हैव टाइम। तो ये 2 मैंने लिख के रखा था, ताकि क्योंकि मेरे को लगता है कि मेन बच्चे इसी से डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि हमारे पास टाइम, हम बाद में कवर कर लेंगे, और फिर बाद में बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। और मैंने कुछ 1-2 सॉन्ग्स भी थे मोटिवेशनल। मतलब ये हमें हमेशा जरूरी नहीं पड़ती है, हमें अपन पढ़ते हैं, कोई एक एक पॉइंट आता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस टाइम में हमें चाहिए होता है कि कुछ तो रहे जिससे हम मोटिवेट हो सके। तो एक आशाएं सॉन्ग है, वो ऐसा है कि मैंने पीएल में हर दिन सुना होगा, आशाएं सॉन्ग। और एक बंदे आ रे बंदे आ, ये 2 सॉन्ग भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग है, और उससे अपन को बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है कि हमें कुछ करना है। और मैं एक बताऊंगी कि अपन मेहनत करें तभी भगवान के पास प्रे करके कोई फायदा है। अब मैं अभी देखी बहुत से जनता की मेहनत में कमी है, बट ऐसा है कि अब एग्जाम से रिजल्ट के बीच रोज प्रे कर रहे हैं कि निकल जाए निकल जाए। तो मेहनत करोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि अपन जो भी होता है कर्म का ही फल होता है, क्योंकि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपन को हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, बस ये है कि बस हार्डवर्क नहीं, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है अपन को। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों करना पड़ेगा, बस स्मार्ट वर्क करेंगे तो भी नहीं चलेगा, बस हार्ड वर्क करेंगे तो भी नहीं चलेगा। अपन को सब चीज सोच समझ कर और स्ट्रेटेजाइज करना है। और मैं एक और बताऊंगी, अपन जो भी टारगेट सेट करते हैं वो अचीवेबल होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टारगेट अपन बहुत ज्यादा सेट कर दिए और फिर वो पूरा नहीं हुआ, फिर अपन क्या करते हैं, पूरे टारगेट ही छोड़ देते हैं कि नहीं ये तो हमसे हो नहीं रहा है, अपन जो पढ़ रहे हैं वो। ऐसा नहीं, अगर कोई अभी दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ता है, तो अपना टारगेट रखो 7 से 8 घंटा तक। तुरंत तुम 12 घंटे का प्लान बनाओगे तो वो अचीव होगा नहीं, उसके बाद फिर वो तुरंत रह जाएगा। तो धीरे धीरे अपने टारगेट को बढ़ाओ। और जैसे अपन कोई भी क्या होता है कि कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, उसने कोई बोला कि हाँ मैं तब पढ़ता था, तो अपन भी प्लान बना लिए 12-13 घंटे का, फिर पूरा रह गया। तो वैसा मत करो, हर किसी के कंडीशंस अलग होते हैं, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग होती है, कैपेबिलिटी अलग होती है। तो अपने हिसाब से अपना प्लान बनाओ, क्योंकि प्लान हमेशा खुद का ही होना चाहिए। कोई और प्लान बना के दे दिया और वो एडॉप्ट करोगे तो वो इतना सुटेबल नहीं होता है। उसमें अपन को मॉडिफाई करके प्लान अपने हिसाब से बनाना चाहिए, और खुद पे भरोसा रखना चाहिए। कि मेन में एक एग्जाम के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे एग्जाम पेपर में क्या होता है, जब ऑडिट में मैं ऑलरेडी मतलब जो पीएल में काफी डरी हुई थी, और एग्जाम से पहले भी मुझे डर लग रहा था बहुत। तो ऑडिट पेपर इतना हार्ड था नहीं, बट शुरू के 15 मिनट में मुझे बहुत हार्ड लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेरे मन में बैठ गया था कि ये मेरे को आता नहीं है, ये मेरा ऑटो में थोड़ा वीक है, इसमें मेरे को डर लगता है वैसा। तो जब मैंने शुरू के 15 मिनट से देखा तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। फिर मैं क्वेश्चन पेपर बंद कर दी, फिर मैंने भगवान का नाम लिया, फिर मैं पानी पी थी, 1 मिनट में शांत होती हूँ, कूल माइंड से सोचूंगी। फिर दोबारा मैंने क्वेश्चन खोला, फिर मैंने देखा हाँ ये आता है, ये बन जाएगा। मतलब एक एक बार क्या होता है, अपन जो सोचते हैं वैसा ही हमको लगने लगता है सब कुछ। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि मैं ऑडिट में बिठा ली थी कि मुश्किल है, तभी मुझे पहले 15 मिनट में मुश्किल लगा। उसके बाद फिर जब मैंने धीरे से शांति माइंड से जब सोचा कि हाँ ये आता है ये आता है, तब मैं लिखती गई। और पेपर दे के आने के बाद अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था कि बहुत सही गया है पेपर। तो बस ये है कि हमें तो पॉजिटिव सोचो, जो भी है पॉजिटिव सोचो।
और एक और एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट को बोलूंगी मैं, क्योंकि एग्जाम में मैंने हर पेपर में 100 मार्क्स अटेंड किया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंटर में बहुत सारे खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि अपन का कुछ कुछ छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का मैं एक्सेल का ही बताना चाहूंगी। मैंने अकाउंट्स के पेपर में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो कौन सा चैप्टर था, ट्रेडिंग एंड टीएल था शायद, एग्जाम से एक दिन पहले एक लॉन्ग क्वेश्चन था। तो मैंने सोचा कि इतना लंबा इतना ट्रिकी तो नहीं आएगा पेपर में, छोड़ देती हूँ। आधा की मेरा सर दर्द हुआ, मैं बंद करके रख दी। और फिर अगले दिन सुबह जब एग्जाम से कुछ 2 घंटे पहले मैं सोची वो नहीं छोड़ती, देख लेती हूँ एक बार, और एग्जाम में एग्जैक्ट सेम अमाउंट के साथ 20 मार्क का आए थे वो क्वेश्चन। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अपन ऐसा होता है जो छोड़ते हैं वही आ जाता है कई बार। तो छोड़ना नहीं है किसी को भी, अपन देख के जाना है। हो सकता है एग्जाम के एक दिन पहले ना देखो तो पहले मतलब पीएल में देखो, बट किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। और इस पर मैं ये बताऊंगी, क्वेश्चन पेपर में जो एबीसी एनालिसिस है वो इतना काम नहीं आया, क्योंकि सी कैटेगरी के बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार। हाँ मतलब मैंने ए बी सी कैटेगराइज किया था, हाँ और एग्जाम से पहले मैंने ए और बी को रिवाइज किया, और सी को थोड़ा बहुत छोड़ दी कि मैं पहले पढ़ी हूँ। बट मैं सी कैटेगरी के क्वेश्चंस अटेंड कर पाई क्योंकि सही मैंने बोल रहे हो। पीएल में उसको अच्छे से पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल पीएल सही। में अच्छे से। अब वो हाँ एडवांस अकाउंट में आप देखिए, कंसोलिडेशन, एमालगमेशन, इतने बड़े बड़े चैप्टर हैं, और इस बार बाईबैक का 20 मार्क्स क्वेश्चन आया था। हाँ यस सर, अकाउंट्स में भी इन्वेस्टमेंट का 20 मार्क क्वेश्चन आया 20 था। मार्क्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 20 मार्क्स हाँ बाईबैक। तो इससे ये मालूम चलता है कि मतलब सीए में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से टॉपिक यस, में से कितना ज्यादा पोर्शन अचानक से एग्जाम में आ जाए। ये एबीसी एनालिसिस तुम्हें बस वही मदद करता है कि आपको शुरू कौन से टॉपिक से करना है। यस यस मतलब यस यस, हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो सी कैटेगरी को मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि सी है तो इसको अपन छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हाँ करना। उसको बिल्कुल पीएल में प्रॉपरली प्रिपेयर करना, हम्म और पॉजिटिव सोच के साथ रहना हमेशा। क्योंकि मेडिटेशन बताऊंगी मैंने मेडिटेशन किया हर दिन। तो उससे भी मुझे काफी मतलब मेडिटेशन से क्या होता है, हमारा मन शांत रहता है। अपन कोई भी चीज को शांति से हैंडल कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करते कोई भी सिचुएशन में। तो मैं मेडिटेशन हर दिन करती थी, और मैंने बहुत से मेन मेरा है मेडिटेशन और पॉजिटिविटी। बहुत बढ़िया है। ये 2 वर्ड जो है ना बेटा, बहुत इट्स वेरी ट्रू। क्योंकि कई हमने देखा है कि जो टैलेंटेड बच्चे रहते हैं, लेकिन होता ना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और उसकी वजह से एग्जाम ही नहीं देते या एक ग्रुप में आ जाते हैं। तो ये हाँ अगर 2 हाँ, चीजों का ये साथ उनको रहे तो कोई भी बच्चा कम से कम गिव अप नहीं करेगा। और जब भी तुम्हें लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है या कुछ, तो ऐसा मत करो, गिव अप नहीं करना है। अपन को किसी से भी बात करना है, मतलब अपने या तो कोई फ्रेंड से बात करो, या पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात करो। तुम किसी से भी शेयर करते हैं तो अपन को लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसा आता है कि हमें लगता है हमसे होगा ही नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। और तुमने अगर बोथ ग्रुप का प्लान बनाया है शुरू से, तो मैं तो यही बोलूंगी कोशिश करो बोथ ग्रुप का। मतलब अपने मन में क्या होता है, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो बोथ ग्रुप एडॉप्ट कर लेते हैं, मतलब शुरू में ऑप्ट कर लेते हैं कि अपन बोथ ग्रुप देंगे, और फिर ऐसा है कि फर्स्ट ग्रुप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे और सेकंड ग्रुप को थोड़ा बहुत कि हुआ तो देंगे नहीं तो नहीं। ऐसा जब मन में रहता है ना कि दे भी सकते हैं नहीं भी, तो फिर नहीं ही होता है वो। अगर तुम बोथ ग्रुप के लिए ऑप्ट कर रहे हो शुरू से, तो तुम्हारे माइंड में ऐसा रहना चाहिए कि मेरा एक ग्रुप नहीं या 4 नहीं, मेरा 8 सब्जेक्ट है और सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। तब फर्स्ट ग्रुप पहले प्रिपेयर कर लेती हूँ या सेकंड ग्रुप पहले कर लेती हूँ, एक छोड़ दूंगी, ऐसा मन में आया तो फिर वो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ डाइवर्ट कर देता है कि ये हमारे पास ऑप्शन है, हम छोड़ सकते हैं तो फिर वो छूट जाता है। तो बहुत अपन को वो बढ़िया, नहीं करना है। ये बहुत अपीलिंग बात है आपकी, जो आपने ये कहा ना कि मेरे को ये सोचना ही नहीं कि 4 पेपर है। हाँ बुद्ध ग्रुप वालों को ये सोचना ही नहीं चाहिए कि 4 पेपर है, उनको 8 पेपर है, यही सोच के चलना चाहिए। ये बहुत बढ़िया लगा। यस। अच्छा साइना, आपने स्टडी मैट क्या यूज किया, क्या फॉलो किया? एक्सेल का मटेरियल यूज किया या कुछ और भी पढ़ते थे? क्या एक्सेल के मटेरियल आपको कैसा लगा, सफिशिएंट है कि नहीं? सर मेरा स्टडी मेट तो अभी भी वैसा पैक के रखा हुआ है, मैंने खोल के भी नहीं देखा है कोई भी स्टडी मेट। केवल एक्सेल का मटेरियल? हाँ यस सर, मैंने एक्सेल के मटेरियल से ही मतलब पढ़ाई जितना किया। टाइम मिलता था उसी को रिवाइज किया आपने? हाँ सर, मैं थ्योरी में एक बात बताऊंगी। थ्योरी में ना अपन क्या करते हैं, जैसे मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, तू कुछ नोट्स बनाइए तो तू शेयर कर दे। मतलब ऐसा ये मत करना कभी भी, तुम्हें नहीं हो रहा है तुम खुद से नोट्स बनाओ। मैं यही बोलूंगी, जो खुद का नोट्स होता है ना वही सही होता है। क्योंकि जो दूसरा नोट्स बनाया वो अपने हिसाब से बनाया, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, कि उसने मतलब उसको क्या इंपॉर्टेंट लगा, उसको जो हार्ड लगा वो अपने नोट्स में कॉपी किया है। और अपन क्या होता है कोई कोई कि हम 3-4 जैसे नोट्स इकट्ठा कर लेते हैं
फिर बाद में कंफ्यूज हो जाता है कि किससे पढ़ना है किससे नहीं। तो ऐसा नहीं करें। थ्योरी में जब हम अपन एक ही चीज को अपन फॉलो करना चाहिए, बस तुरंत पढ़ो और एक ही बुक से बार बार पढ़ो। तो क्या होता है, एक वो छप जाता है मेरे माइंड में कि क्या लिखा है। क्योंकि जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो हमें याद आता है कि हाँ ये पेज के आखिरी में था, मतलब आखिरी ऐसा में था, धीरे धीरे। हाँ ऐसा याद आता हाँ, है। ऐसा याद आता है जब वो जो अपन एक ही आंसर से बनाते करते ना हैं। तो याद आता, नहीं नहीं यहाँ पे एक नहीं आ रहा था, मतलब आंसर की अमाउंट भी याद आती है कई बार। हाँ यस सर। तो एक ही बुक से प्रिपेयर करो। और थ्योरी में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था थ्योरी में मैं समरी क्या बनाऊं। क्योंकि मेरे को लगता था थ्योरी में एमसीक्यू भी होता है, तो अपन समरी अगर जब किसी चीज का बना लेते हैं तो फिर जो मेन डिटेल मटेरियल पढ़ने को मन नहीं करता है, कि लगता है कि हाँ समरी से पढ़ लेते जल्दी हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा। तो मैं क्या करती थी, थ्योरी में समरी खुद लिख के नहीं बनाई थी, थ्योरी के ऑडियो नोट्स बनाई थी। कि ऑडियो नोट्स बहुत जल्दी हो जाता था तो वो सुन लेती थी, और उसके बाद मैंने बुक में हाईलाइट किया था। और मैं जैसे टेक्स्ट का बताना चाहूंगी, एक टेक्स्ट में मतलब समरी बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि उसके चैप्टर्स काफी ज्यादा वास्ट हैं। तो उसमें भी मैंने ये गलती किया कि संजय सर बोले थे शुरू में कि तुम्हें प्रॉपर समरी बनाना है, बट तब जब क्लास के दौरान मैंने समरी बनाया नहीं, क्योंकि लगा मेरे को नहीं इजी है, हो जाएगा। क्योंकि कोई कोई बात को इग्नोर कर देते हैं, तो मैं ये बोलूंगी जो सर गाइड करते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस से गाइड करते हैं, तो उसे फॉलो करना चाहिए अपन को। मैंने नहीं किया था तो मुझे बहुत रिग्रेट हुआ उसमें, पीएल के समय में। क्योंकि फिर मुझे पीएल के समय में समरी बनाना ही पड़ा और मुझे ज्यादा टाइम लगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं बनाया तो मुझे बाद में कोई हेल्प हुआ, नहीं, मुझे बाद में एक्स्ट्रा पीएल में टाइम देना पड़ा। तो पीएल का जो एक एक मिनट टाइम है वो बहुत कीमती होता है। तो जितना एफर्ट्स कर सकते हो वो अपन को क्लास के टाइम ही कर लेना है, बस पीएल के टाइम रिवीजन के लिए होता है। बहुत उसमें जब बढ़िया, मैं नोट्स बहुत बनाने बढ़िया। बैठती थी तो मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि यार एक एक घंटा को अभी नोट्स बनाने में वेस्ट हो रहा है मेरा टाइम। और अगर बहुत कोई चैप्टर का बहुत नहीं बढ़िया। हो पाता है तो जो स्टडी मेट में समरी दिया है उसी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लो। मतलब उसी में अपना कोई पॉइंट्स इंसर्ट कर लो, या फिर पेज नंबर रेफरेंस दे दो कि ये पेज नंबर में कुछ नया है जो समरी में नहीं है, तो उसी को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। बट समरी जरूर बनाना टेक्स्ट में। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, क्लास जब चल रही होती है तो चैप्टर्स धीरे धीरे चलते हैं, तो उस समय अगर आप हाँ 10 मिनट में जो काम कर सकते तो हो सकता है पीएल में उसको करने के लिए 1 घंटा लग जाए। क्योंकि हाँ 10 मिनट यस सर। उस समय 10 मिनट में दिमाग में रहता भी वो चैप्टर, लिखेंगे तो हाँ हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, लेकिन पीएल में दिमाग में साफ भी हो जाता है क्योंकि क्लासेस ओवर हो जाती है। तो वही चीज पीएल में करने में ज्यादा भी समय लगता है और वो टाइम प्रेसियस भी रहता है। मतलब नुकसान ही नुकसान है कुल मिला के। हाँ ये सर मैं बताऊंगी सर, टेक्स्ट में एक चैप्टर पीजीबीपी वो करने में पीएल में मुझे एक दिन लग गया। तो मैंने सोचा था टेक्स्ट में 3 दिन में कंप्लीट करूंगी, बट एक चैप्टर करने में मुझे एक दिन लग गया। तब मैंने रिग्रेट किया कि मैं पहले उस टाइम मैंने समरी बनाया नहीं था, तो मुझे पूरा चैप्टर पहले गो थ्रू करना पड़ा, उसके बाद मैं समरी बनाई। तो वो चैप्टर था 150 से ज्यादा पेज का चैप्टर था। तो पहले चैप्टर को पहले मैंने रीड किया, उसके बाद समरी बनाई, तो मुझे बहुत टाइम लगा। क्योंकि अगर मैं पहले समरी बना लेती तो वो 1 घंटे में मैं समरी रिवाइज करके मैं आगे जा सकती थी। तो मैं ये तो बोलूँ कि जरूर से समरी बनाए, प्रैक्टिकल्स का भी टेक्स्ट का भी। और थ्योरी का अगर तुम्हें लगता है समरी बनाना है तो तुम बना सकते हो, या तो ऑडियो नोट्स प्रीफर कर सकते हो। मैंने ऑडियो नोट्स मेरे को बहुत हेल्प किए। सर जैसे कोई थ्योरी में कोई कोई चैप्टर्स हुए थे जो मैं 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाई थी, तो जब मैं जाती थी एग्जाम सेंटर तब गाड़ी में मैं ऑडियो नोट सुनते सुनते जाती थी कि कुछ तो हो जाए, मतलब कोई भी चैप्टर ब्लैंक ना छोड़ू, कुछ भी आ जाए दिमाग में। और हमेशा ऐसा होता था कि जो मैं ऑडियो नोट सुनी उसमें से 8 से 10 नंबर जरूर आते थे पेपर में। तो मेरे को वो लास्ट मिनट का भी, मतलब मैं बताऊंगी कोई भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है। कई बातें साइना आपकी बहुत अपीलिंग लगी मेरे को। जैसे एक सबसे ज्यादा अपीलिंग चीज लगी कि मई के एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद आपने डिसाइड किया कि मैं बोथ ग्रुप दे दूंगी, उसके बाद आप ऑल इंडिया रैंक 12 लेके आए हो। तो यस सर। ये बहुत ये आपकी मतलब मेहनत के, आपने इतनी मेहनत पहले से कर रखी थी ग्रुप हाँ में आपने इसीलिए ही हो पाया। यस हाँ सर। इसीलिए हो पाया वो चीज। और उसके और साथ सर जो पॉजिटिविटी और मेडिटेशन का जो हाँ तड़का है ना सर, हाँ हाँ वो हाँ बहुत नेचुरली, मतलब नहीं तो हाँ। ये भी हो सकता था एक ग्रुप में आ जाती, इजी रहना सबको अच्छा लगता है, हम्म। लेकिन हाँ इन्होंने अपने अपन आप को जो सर। संभाला ये वाकई ये तारीफे काबिल है। ये बात प्रवीण जी इनकी जो इन्होंने कहा ना ऑडिट के पेपर में, कि ऑडिट के पेपर में इनको पहले माइंडसेट से गई थी कि टफ है टफ है टफ है टफ है, तो पेपर इनको देख के भी टफ लग रहा था। फिर 15 मिनट के बाद जब इन्होंने अपने आप को संभाला और आंख बंद करके तो फिर दूसरे तरीके से पेपर जब खोला तो वही पेपर उनको इजी लगने लग गया। इजी लगने लग हाँ गया। ये पेपर बहुत वही था, हाँ पेपर मतलब वही था। माइंड हाँ सेट, बिल्कुल सही, माइंड सेट, एवरीथिंग इज बिल्कुल माइंड सही, सेट। बहुत बिल्कुल सही सही। बेटा, बहुत सही। पेपर में और अपने कोई को मतलब पेपर में अपने को ये देखना चाहिए
कि कौन सी चीजें अपने से बन रही हैं रादर देन कौन सी चीजें नहीं बन रही हैं। हाँ जो बन रही है उसको अपन पहले फोकस करें, बाद में फिर क्या होता है कि जो चीजें नहीं बन रही होती ना अपने से पहले, वो ही बननी शुरू हो जाती हैं। अगर आप 60-70 हाँ मार्क्स का यस पेपर अगर पहले बना लो तो और कई बच्चे क्या होते हैं सर, जैसे 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में एक चैप्टर भी उनका नहीं होगा ना, जैसे खासकर जो टॉपर्स है, मतलब हाँ, एआईआर के जो हाँ, लोग हैं, मैं उनका 10 में एक चैप्टर नहीं होता ना, तो माइंडसेट ऐसा होता है, उनको लगता है कि हमको कुछ नहीं आता। सर मैं ही तो हूँ ये पॉजिटिविटी की ताकत है बेटा, मतलब तुम फोकस किस पे करो कि 9 आता ना मेरे को, चलो कोई बात नहीं, 10वां ऐसे ही पढ़ के चले जाते, छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ के चले जाते हैं। हाँ सर मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं जितना प्रिपेयर कर लेती थी मेरे को उसका खुशी नहीं, जो नहीं हुआ मुझे उसका डर लगता था कि ये नहीं हुआ, ये मेरे से कैसे होगा। उसके बाद फिर मैंने उसको ऐसा कहा कि ब्लैंक छोड़ूंगी तो मेरे को डर लगेगा, तो बस ऐसे ही स्कैन कर लेती थी, बस एक बार नजर घुमा लो कि क्या क्या है वैसा। तो छोड़ के जाओगे ना तो एग्जाम में हम पहले अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ है करके। तो एक बार बस उसको ऊपर ऊपर रिव्यू कर लो। वो अगर एक छोटा सा पोर्शन भी आपका छूटा हुआ है हाँ और आपको अगर डर लग रहा है ना, तो वो ऑल इंडिया रैंक आने की निशानी है एक्चुअल में। यस सही है। और मैं एक बात बताऊंगी, कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े चैप्टर में कोई एक टॉपिक या कोई एक पैराग्राफ है जो हमको समझ में नहीं आता है, और वो एक पैराग्राफ इतना स्ट्रांग हो जाता है हमारे माइंड में कि हमको लगता है वो चैप्टर ही टफ है। मतलब होता है एक्चुअली वो एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, और हो सकता है वो इम्पोर्टेंट ना भी हो, बट उसकी वजह से हमें माइंड में ये बन जाता है कि ये चैप्टर ही टफ है एकदम, और फिर धीरे धीरे वो चैप्टर धीरे धीरे सब्जेक्ट में बदल जाता है। तो कोई भी हाँ अगर एक पैराग्राफ है या कुछ है तो उसको या तो क्लियर कर लो, और बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दो, उसको मन में बिठा के मत रखो, क्योंकि वो धीरे धीरे डर क्रिएट कर देता है हमारे मन में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें कवर हो गई सर। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। साइना ने एक्चुअल में बहुत ही ट्रू इंटरव्यू दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या नहीं हाँ, उसने जो गलती की थी वो भी बताया, जबकि बताते नहीं ऑल इंडिया रैंकर्स, ये बिल्कुल, मैंने देखा है। हाँ, लेकिन इसने एकदम क्या कि मेरे से ये गलती हो गई, आप मत करते, ये इसके लिए गट्स चाहिए और करेज चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो साइना, बस अब आप ऐसे ही सफलता के नए नए शिखर आप छूते रहो, और यस सीए फाइनल में वापस एआईआर 1 का तड़का हो। यस सर यस तो सर आई विल ट्राई माय बड़ी हम लोग की बेस्ट। सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। और सर कुछ बोलना चाहेंगे, बीएल सर? बस सर बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। मेरी 5:30 पे क्लास है, 5:29 हो गए हैं। तो मेरे को चलो, थैंक यू साइना, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। यस ठीक है, सर, थैंक यू सो ओके मच। बेटा।